Hello student, this is part 2 of chapter number 6, that is manufacturing industry. In part 1 we already discussed about the meaning of manufacturing industry, importance of manufacturing industry. Okay, so हमने उसमें कुछ important terms की थी like agricultural industries are not exclusive of each other, they are goes hand by hand. Okay, this type of questions we already discussed in our part 1, and in this part 2 we discussed about the contribution of industry to national economy. यानी हमारी नेशनल इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन कितना है, कैसे है, हम वो डिस्कस करेंगे. जैसे हमने जब एग्रीकल्चर चैप्टर किया था तो इन दैट चैप्टर हमने डिस्कस किया था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन क्या है, सेम ऐसे ही यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि जो इंडस्ट्री है उसके अंदर उन इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन हमारी कंट्री की नेशनल इकोनॉमी में क्या है. ओके, सो इफ़ यू विल टॉक अबाउट द जीडीपी ऑफ आर कंट्री, जीडीपी क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. हमने अभी जो है हमारा जो सेक्टर्स वाला चैप्टर है इकोनॉमिक्स का वो हमने डन किया है, तो उसमें हम जीडीपी अच्छे से लर्न कर चुके हैं. ठीक है, तो हमारी जो कंट्री की जीडीपी है उस जीडीपी में अगर हम बात करें अलग अलग सेक्टर्स के कंट्रीब्यूशन की, तो उसमें टोटल जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन आता है 27%. अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी आती है, हमारी माइनिंग इंडस्ट्रीज भी आती है. ठीक है, वो सारा हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है. बट अगर हम उस माइनिंग वाले सेक्टर को निकाल दें, क्योंकि माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं है ना, माइनिंग में तो हम कोई चीज़ नई नहीं बना रहे, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है. ओके, तो अगर हम माइनिंग सेक्टर को निकाल दें टोटल इंडस्ट्रियल सेक्टर के 27% में से, तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बचेगी वो कितनी बचती है, 17%. यानी हमारी टोटल इंडिया की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 17%. यानी 17% जो इकोनॉमी है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की साइड से ऐड की जा रही है हमारे इंडिया की इकोनॉमी के अंदर. ओके, अब ये जो 17% है जीडीपी के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का, ये बहुत स्लो है. अगर हम कुछ ईस्टर्न जो एशियन कंट्रीज़ हैं, अगर एशियन इकोनॉमीज से कंपेयर करें तो वो काफ़ी कम है हमारे इंडिया का. बट हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 12% पर एनम, यानी पर ईयर जो है 12% हमारी ग्रोथ होनी चाहिए. 12% जो हमारा जो है ग्रोथ रेट होनी चाहिए इस इंडस्ट्रीज़ में. बट हम कितना कर रहे हैं, वी आर जस्ट डूइंग 7% पर एनम. हम सिर्फ मीन्स क्या है कि हमारे जो डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट है उससे हम काफ़ी कम कर रहे हैं. बट ये था प्रीवियस डाटा. अगर हम 2003 के बाद की डाटा की बात करें, देखो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एक दो डाटाज है वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, बट इस क्वेश्चन में से आने के चांसेस होते हैं. ओके, सो यू शुड बी अवेयर. सो 2003 के बाद से क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो क्या है, उसने मतलब जो एक होता है ना कि रिवर्स गियर लगा लेते हैं, जैसे किसी भी चीज़ में हम एकदम से बैक फुट अटैक करते हैं किसी चीज़ पे, तो ऐसे ही 2003 के बाद से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इज़ वंस अगेन एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम. यानी जो 17% पे हम चल रहे थे 2003 से बिफोर, उसी 2003 के बाद हमने कितना ग्रोथ किया, 9 to 10% पर एनम हमने किया. ओके, तो ये तो हमारा था जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर डाटा है. बट कुछ और भी है जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है. वो क्या है कि टोटल जो आपका सर्विस सेक्टर है, अगर हम इंडिया के अंदर जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में हमारे इंडिया का जीडीपी के अंदर टोटल जितने भी सेक्टर्स हमारे यहाँ पे हैं उसमें कंट्रीब्यूशन कितना है इंडिया के अंदर, तो जो सर्विस सेक्टर है, डियर स्टूडेंट प्लीज़ नोट इट, सर्विस सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन है हमारा, 54.40%. यानी टोटल इंडिया की जीडीपी में 54.40% सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है सबसे ज़्यादा. ओके, और जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन हमारा आता है 29.73%. ठीक है, ये हमारा जो डाटा है अकॉर्डिंग टू फैब 2019 है. ठीक है, 2019 के अकॉर्डिंग हमारा क्या बनता है, 2019 के अकॉर्डिंग हमारा जो सर्विस सेक्टर है, आई विल रिपीट वंस अगेन, जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसका हमारा बनता है 54.40%. ठीक है, सर्विस सेक्टर हमारा कितना बना, सर्विस सेक्टर हमारा बनता है 54.40%. ओके, और उसके बाद जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है,
इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना बनता है हमारा 29.73%। ठीक है, ये हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री की जीडीपी में। एंड इफ यू विल टॉक अबाउट प्राइमरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है 15.8%। मीन्स यू कैन सी हियर प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 15.8%। सेकेंडरी सेक्टर कितना कर रहा है हमारा, सेकेंडरी यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा 29.73, और जो हमारा सर्विस सेक्टर है यानी टर्सरी सेक्टर वो कितना कंट्रीब्यूट करता है 54.40%। दिस इज द लेटेस्ट डाटा अकॉर्डिंग टू 2019। ठीक है, ये 2019 के अकॉर्डिंग जो है हमारा डाटा है, ये आपको लर्न रखना है। उसके बाद अब देखिए, ये तो हमारा डाटा हुआ जो हमारा करंट डाटा है, ठीक है, अभी आज के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है, अब देखिए जितनी भी हमने ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस की कि हमारी कंट्री की जो जीडीपी है उसमें हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की जो जीडीपी है या परसेंटेज है वो काफ़ी कम है, जितना हमें ग्रोथ करना चाहिए उससे हम काफ़ी कम कर रहे हैं। एक और चीज़ जो हमारे इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है उनकी ग्रोथ बहुत बहुत ज़्यादा स्लो है, जितना हमें ग्रोथ करनी चाहिए हम उतनी ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं। दैट्स वाई जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, जस्ट 29% अकॉर्डिंग टू 2019। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ के लिए हमने क्या किया, वी स्टेब्लिश्ड नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC। ठीक है, हमने ये फ्रेम किया है। अब आपको चीज़ पता होना चाहिए, इस यहाँ से क्वेश्चन आता है 1 मार्क के अकॉर्डिंग, दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय NMCC नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। यह क्वेश्चन कैसा आ सकता है, वाई नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल इस्टेब्लिश्ड, क्यों इस्टेब्लिश की गई थी, सो दैट वी कैन कवर ऑल दीज प्रॉब्लम्स। अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किए ना कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया की जीडीपी में 17% है, और जितनी हमारी ग्रोथ रेट होनी चाहिए उतनी हमारी नहीं है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी स्लो है। दैट्स वाई हमने NMCC को इस्टेब्लिश किया, सो दैट वो जितनी भी ऊपर हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको कवर अप कर सके और इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ में जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। ओके, सो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी टॉपिक कवर हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडस्ट्रियल लोकेशन। इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, 3 मार्क के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप फॉर एग्जांपल हम कहीं पे भी घर बनाते हैं, ठीक है, हम प्लॉट लेते हैं या हम मतलब कहीं पे भी हम कोई साइट सेलेक्ट करते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा घर कहाँ होना चाहिए। हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है ना कि जो सबसे बेस्ट प्लेस हो, जहाँ पे हमारी सारी फैसिलिटीज़ हमें मिले। हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, क्लाइमेट अच्छी होनी चाहिए, हमारे जो नेबर्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, वहाँ पे स्कूल की फैसिलिटी, मार्केट फैसिलिटी, हॉस्पिटल फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। जस्ट लाइक हियर इंडस्ट्रियल लोकेशन में भी क्या है, हम इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इंडस्ट्री की लोकेशन डिपेंड करती है। अब फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, इंडस्ट्री ऐसी जगह पे लगाते हो जहाँ पे ना तो आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है, ना ही आपको पावर सप्लाई मिलती है, ना ही आपको मनी प्रोवाइड होती है, वहाँ पर मतलब आपको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो क्या आप इंडस्ट्री रन कर पाएंगे? नेवर, हो ही नहीं पाएगा। तो इतना पैसा इंडस्ट्रीज़ बनाने में लगाएंगे भी बट वो रन अप ही नहीं होगी, ग्रो अप ही नहीं होगी, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सो हियर आर सम फैक्टर्स ऑन विच लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री डिपेंड। अब कौन कौन से फैक्टर है, फर्स्ट हमारा जैसे आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कैसे इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आपने अपनी इंडस्ट्री लगा दी एक बहुत ही बड़े हिली एरिया पे, लाइक आपने अरुणाचल प्रदेश में लगा दी, हिमालय वाले एरिया में लगा दी, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लगा दी जाके। अब आपने वहाँ पे लगाई शुगर इंडस्ट्री। ओके, फॉर एग्जांपल आपने हिमालय वाले एरिया में शुगर इंडस्ट्री लगाई। शुगर इंडस्ट्री के लिए आपको क्या चाहिए, शुगर केन चाहिए, और शुगर केन आपको कहाँ मिलेगा, पंजाब हरियाणा में, यूपी में जाके। ठीक है, अब पंजाब हरियाणा यूपी से आप रॉ मटेरियल कैसे मंगवाओगे, आपकी तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ही इतनी बढ़ जाएगी जितना आपका जो है आपकी इनकम भी नहीं होगी, तो बेनिफिट क्या हुआ, कुछ भी नहीं ना। सो मीन्स क्या है, इंडस्ट्री आपको हमेशा ऐसे प्लेस पे एस्टेब्लिश करनी चाहिए जहाँ पे आपको नियर बाय प्लेस से रॉ मटेरियल मिल जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो हमें ऐसे स्टेट में लगानी चाहिए जहाँ से आपको शुगर केन मिल जाए। अगर आपको कॉटन इंडस्ट्री लगानी है तो आप ऐसे प्लेस पे लगाएंगे जहाँ से आपको कॉटन ईजिली अवेलेबल हो। ओके, जैसे टी इंडस्ट्री है, टी फैक्ट्रीज है, तो उनको हम कहाँ लगाते हैं, मेनली हम आसाम में लगाएंगे या हम कर्नाटका में लगाएंगे कॉफ़ी की फैक्ट्री, तो जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल मिलता है। ओके, क्लियर। सेकंड फैक्टर लेबर।
अब लेबर कैसे इन्फ्लुएंस करेगा इंडस्ट्री के लोकेशन को? देखिए, अगर आपको लेबर मीन्स क्या है, हर एक इंडस्ट्री में आपको वर्क करने के लिए लेबर की नीड होती है, ठीक है। अब लेबर आपको अगर नियर बाय प्लेस से नहीं मिलेगी तो आपको लेबर दूर से मंगानी पड़ेगी, और जब आप लेबर दूर से मंगाओगे, आप वर्कर्स दूर से मंगाओगे, तो उनके ऊपर आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी पे करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपका जो इनकम है, आपकी जो बेनिफिट है, वो कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सो हमें इंडस्ट्री ऐसे प्लेस पे लगाने से जहाँ पे आपको नियर बाय प्लेस से लेबर चीप रेट पे अवेलेबल हो जाए। उसके बाद कैपिटल, नो डाउट, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं कर सकते। तो कैपिटल आपके पास होना जरूरी है। पावर भी इंपॉर्टेंट है। पावर मीन्स जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल पावर हो सकती है, कोल, पेट्रोलियम, मतलब जितने भी आपके पावर रिसोर्सेज हैं जिनसे इंडस्ट्री रन करेगी, ठीक है, वो आपके पास रिसोर्स अवेलेबल होनी चाहिए। तो आपको फैक्ट्री ऐसे प्लेस पे लगानी है जहाँ से आपको ये रिसोर्स मिल जाए। लाइक अगर आपको फैक्ट्री को रन करने के लिए कोल की नीड है, तो आपको अपनी फैक्ट्री वेस्ट बंगाल, झारखंड, इन एरियाज़ में लगानी होगी, क्योंकि यहाँ से आपको कोल ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको अपनी फैक्ट्री जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज़ करके रन करनी है, तो उसके लिए आपको फैक्ट्री ऐसे प्लेस पे लगानी पड़ेगी जहाँ पे डैम्स होंगे, जहाँ से आप इजीली जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। ओके, सो ये पावर जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मार्केट। अब मार्केट कैसे इन्फ्लुएंस करेगी? आपने इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट बना दिए, बट प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केट ही नहीं है। मार्केट ही नहीं होगी तो प्रोडक्ट का करोगे क्या? घर पे तो नहीं रखोगे ना। डेफिनेटली आपने जो चीज़ प्रोड्यूस की है उसको आप मार्केट में सेल करोगे, बट मार्केट होना मस्ट है ना। अब मार्केट के लिए बहुत दूर दूर तक तो नहीं जाएंगे। दैट्स वाई इंडस्ट्री आप ऐसे एरिया में इस्टेब्लिश करेंगे जहाँ पे आपको मार्केट की फैसिलिटी अवेलेबल हो। जैसे ही आपने प्रोडक्ट बनाया, इमीडिएटली आप उसको मार्केट सेल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, जहाँ पे आप इंडस्ट्री लगाएंगे वो लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आसपास कोई दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी हो, सो दैट आप गवर्नमेंट को जो है ये अश्योरेंस दिला सको कि यहाँ पर जो एरिया है वो प्रॉपरली इंडस्ट्रियल एरिया है, और अगर यहाँ पे गवर्नमेंट अपना जो है इन्वेस्टमेंट करेगी तो गवर्नमेंट का बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आपको मिलेंगी, ठीक है। कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट करती है। आपका जो प्रोडक्ट आप बना रही हैं उसके ऊपर आपकी मिनिमम कॉस्ट लगे, सो दैट आपको बेनिफिट ज़्यादा हो, क्योंकि आपकी कॉस्ट ही ज़्यादा हो जाएगी, आपका खर्चा इतना हो जाएगा, तो मीन्स आपकी इनकम क्या होगी, फिर बेनिफिट क्या होगा? हर कोई बेनिफिट के लिए काम करते हैं ना। सो आपकी कॉस्ट मिनिमम हो और आपका बेनिफिट ज़्यादा हो। दैट्स वाई आपको एक अच्छी लोकेशन फाइंड आउट करनी होगी। आपको इन सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना होगा विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। ओके, सो फॉर दैट यू हैव टू सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट लोकेशन। उसके बाद आपका आता है कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गोज हैंड इन हैंड। एग्जैक्टली राइट। जैसे हमने अभी कुछ टाइम पहले किया था ना, दैट एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज आर गोज हैंड बाय हैंड, या दे आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। तो वही सेम यहाँ पे है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और अर्बनाइजेशन है, दोनों हैंड बाय हैंड चलते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। कैसे चलते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर होगा तो अर्बनाइजेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहाँ पे अर्बन सेंटर अपने आप बनते चले जाते हैं, या फिर जहाँ पे अर्बनाइजेशन होता है वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है। ओके, आई विल एक्सप्लेन। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स आपने इंडस्ट्रीज लगानी स्टार्ट कर दी, ठीक है। जहाँ पे आप इंडस्ट्री लगाएंगे, ओके, वहाँ पे जहाँ आपने इंडस्ट्री लगाई वहाँ पे कोई भी दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप होना स्टार्ट कर देती हैं। अब जब दूसरी इंडस्ट्री सेटअप होना स्टार्ट होंगी तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी आ जाएगी। अब जब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आएगी तो जो इंडस्ट्री में वर्कर हैं, लेबर है जो वहाँ पे काम कर रही हैं, वो लोग भी वहीं रहना स्टार्ट करेंगे। और जब वो लोग वहाँ रहना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली फैमिली साथ में होगी, तो बच्चों के लिए स्कूल भी चाहिए, फिर उनको हॉस्पिटल भी चाहिए, उनको मार्केट की फैसिलिटी भी चाहिए। मीन्स क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ पे क्या होगा, एक प्रॉपर जो है एक अर्बन एरिया डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों साथ साथ चलते हैं। जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहाँ पे अर्बनाइजेशन जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो जैसे सिटीज़ है, जहाँ पर भी कोई सिटीज़ होगी डेफिनेटली वहाँ पे जो मार्केट और जो दूसरी सर्विसेज हैं वो ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि सिटीज़ के अंदर लोग जब रहेंगे तो उनको मार्केट और जो उनकी दूसरी बेसिक नीड्स हैं उन सबको फुलफ़िल करने के लिए उनको सर्विसेज चाहिए। दैट्स वाई क्या होगा, जितनी भी सिटीज़ होंगी वहाँ पे मार्केट और सर्विसेज जो फैसिलिटीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएंगी।
उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज क्या होता है? एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, 1 मार्क के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है, ठीक है। एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज क्या होता है? इफ आई विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में क्या आता है? दैट मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक use of the advantage offered by the urban center, okay, known as agglomeration economies। means क्या हुआ कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, वो एक साथ आके जो मतलब एक साथ जो है आना स्टार्ट हो जाती हैं, सो दैट वो वहाँ पे बाकी फैसिलिटीज़ का बेनिफिट उठा सके। एज यू कैन सी एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज़ के आगे मैंने एक लार्ज जो है एक सर्कल बनाया, थोड़ा सा लार्ज, और बाकी उसके आसपास डॉट है। वो क्या है? वो एक मेन सेंटर, एक मेन इंडस्ट्री बीच में है और उसके आसपास दूसरी इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है, जिससे क्या होता है वो सारी फैसिलिटीज़ जो है ईजिली इंजॉय कर सकते हैं, वहाँ पे उनको गवर्नमेंट हेल्प मिल जाती है। तो एक इंडस्ट्री के साथ साथ जब बाकी इंडस्ट्रीज भी उसके साइड बाय साइड आके सेटअप होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। एग्लोमेरेशन मतलब एक जगह जमाव होना, इकट्ठा होना, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन जो है अपना आप बन जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो आपकी एनसीईआरटी में है, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या है? एक डायग्राम बना हुआ है, दैट इंडस्ट्री एंड मार्केट लिंकेज। इंडस्ट्रियल मार्केट का लिंकेज क्या होता है? आई विल शो यू द फिगर ऑफ दैट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजली। लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। ये स्टूडेंट, एज यू कैन सी हियर, ये जो है आपका इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज है। देखिए इंडस्ट्रियल मार्केट जो है एक दूसरे से कैसे लिंक्ड होती हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, जैसे आपका इनपुट है, इनपुट क्या होता है? जो आपके रॉ मटेरियल्स है, ठीक है। ये क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये सारे आपके इनपुट्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब ये इनपुट होते हैं, यानी कि जो आपके रॉ मटेरियल वगैरह है, इनको हम क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट करके हम कहाँ लेके जाएंगे? फैक्ट्रीज में लेके जाएंगे, ठीक है। फैक्ट्रीज में लेके जाने के बाद क्या होता है? उनका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उनके आउटपुट प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब जब आउटपुट प्रोडक्ट बनेंगे तो उनको हम क्या करेंगे? हम फिर से उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे और ट्रांसपोर्ट करके कहाँ लेके जाएंगे? मार्केट में लेके जाएंगे, ठीक है। अब मार्केट में जब आप प्रोडक्ट लेके जाओगे तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा? मनी मिलेगा, और उस मनी से हम फिर से क्या करेंगे? उस मनी से हम अगेन फिर से जो है रॉ मटेरियल परचेज करेंगे और फिर से वही प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या होता है? आपका इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज होता है, जहाँ से रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट होकर फैक्ट्री में जाते हैं, फैक्ट्री में फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं, फिर वो फाइनल प्रोडक्ट अगेन ट्रांसपोर्ट होकर मार्केट जाएंगे, मार्केट से आपको मनी मिलती है, मनी को आप फिर से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट जो डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में। नाउ वी कम टू द सेकेंड डायग्राम। सो दिस इज़ आवर सेकेंड डायग्राम, आइडियल लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री। देखिए किसी भी इंडस्ट्री की आइडियल लोकेशन क्या होती है, ठीक है। आप क्या देखोगे? सबसे पहले आपका जो डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, आप फैक्ट्री किस जगह पे इस्टेब्लिश करोगे उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी आइडियल लोकेशन होती है। सेकेंडली, आपको रॉ मटेरियल किस कॉस्ट पे मिल रहा है, जितना ज़्यादा चीप रॉ मटेरियल आपको मिलेगा, सस्ते रेट पे आपको मिलेगा, उतना ही आपके लिए वो लोकेशन बेस्ट होगी। फिर आपने जो रॉ मटेरियल लिया उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी जो है मिनिमाइज़ होनी चाहिए, और जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है उस प्रोडक्शन की, जब आप उस प्रोडक्ट जो आपने फाइनल बना दिया, जब आप उसको मार्केट में सेल करेंगे तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट आपकी कितनी है, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स क्या है, इन शॉर्ट इसमें अगर मैं बात करूं तो हमारी इंडस्ट्री के लिए आइडियल लोकेशन का क्या होगी, जहां पे आपकी कॉस्ट मिनिमम हो और बेनिफिट जो है वो ज़्यादा हो। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, हमने कुछ डेटाज डिस्कस किए, एक 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से आता है, एनएमसीसी क्या है, ओके। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री या फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, वो हमने डिस्कस किए। फिर हमने एग्लोमेरेशन इकोनॉमी जो 1 मार्क क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया, और उसके बाद हमने 2 डायग्राम जो है अपनी एनसीईआरटी से डिस्कस किए, इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज एंड सेकेंड इज आइडियल लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री, ओके। सो आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। एंड प्लीज़ आई वॉन्ट टू से जस्ट वन थिंग, दैट फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कंसेप्ट प्लीज़ रीड योर एनसीईआरटी, so that if there is any point left
बाय मिस्टेक, देन आपका वो पॉइंट भी अच्छे से कवर हो जाए. ओके, एंड इफ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स. टिल देन, कीप लर्निंग, कीप कनेक्टिंग. गुड बाय.